यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। पहला कि जो समावेशी शासन है, यानी इसकी अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन में हमने पहले तो गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस को अलग अलग डायमेंशन में समझने की कोशिश करनी है और फिर कैसे उसको समावेशी बनाया जा रहा है। आजकल क्या चीजें हो रही है कि गवर्नेंस समावेशी बन रही है। और फिर दूसरी बात है कि अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि अगर गवर्नेंस समावेशी हो रही है, हाउ डज इट मेक्स द पॉलिटी मोर डेमोक्रेटिक, कैसे ये हमारे राजनीति को अधिक लोकतांत्रिक बना रहा है। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे हमने बात करनी है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि गवर्नेंस क्या है, इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस का ये पैराडाइम क्या है। इंक्लूसिव गवर्नेंस का अर्थ है कि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, है ना, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी एक बराबर से हो, एक इक्वल से हो। किन किन एस्पेक्ट्स में, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो पॉलिसी है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पर है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसे सरकार में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसमें उनकी से हो, जो पॉलिसीज बन रही है, कोई स्कीम बन रही है, उसमें उनकी से हो, रिगार्डलेस ऑफ उनका बैकग्राउंड आइडेंटिटी। जो हम बात करते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इसका जो डिवीजन है इसके बेसिस पर नहीं, है ना, एक उनमें डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस से क्या होगा, हमारा जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंक्लूजन आती है तीनों एस्पेक्ट्स में, ठीक है, समाज के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे लोग एक साथ आ रहे हैं, एक लेवल पे आ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है सरकार के, जो उसके पास पैसा है, सबको एक इक्विटेबल असेस मिलती है, सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जितने भी मेंबर हैं सोसाइटी के, ये बराबर अपॉर्चुनिटी, ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो हम ये चाह रहे, तो इंक्लूजन में हम सब सेक्शंस को एक साथ लेके आते हैं, तभी सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। तो जब हम गवर्नेंस की बात करें, जैसे इंक्लूसिव गवर्नेंस है, ठीक है, अलग अलग जो इसके तरीके रहेंगे, इससे होता क्या है, ठीक है, कैसे इंक्लूसिव गवर्नेंस की हम समझे तो पॉलिटी को ज्यादा डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कैसे बना पा रही है, इसको हम समझने की कोशिश करें। जैसे इक्वालिटी है, क्या सब लोगों को एक इक्वालिटी ला रहा है, ये सब लोगों को एक साथ, है ना, कि जिसे हम कहते हैं लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है। जो हम इंक्लूजन की बात करेंगे, लॉ सब लोगों को उसके अंदर ला रहे हैं, तो सब इक्वल है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हम इसको नेसेसरी कंपोनेंट मानते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, कि सब लॉ के सामने बराबर है। हमारे इक्वालिटी के में भी दो कॉन्सेप्ट है ना, एक हम कहते हैं लॉ के सामने सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दूसरा हम क्या बात करते हैं, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, ना, कि अगर कोई पिछड़ा है ना, तो उसको उठाने के लिए अगर गवर्नमेंट हेल्प करके सबको बराबर लाती है, जैसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इस बेसिस पर हम देते हैं कि इक्वालिटी अमंग इक्वल्स है, तो डिस्क्रिमिनेशन ना होता आपकी, या जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड है उनको हम आगे लाए, इससे सोसाइटी डेमोक्रेटिक बनती है। ये क्या गारंटी करती है कि जो भी मेंबर्स हैं सबको बराबर एसेस रिसोर्सेज के मिल रहे हैं, बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सब लोग साथ हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, सरकार कैसी है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। तो उन एस्पेक्ट्स को समझना, जो डेमोक्रेसी के जो बेसिक एथॉस है वो इसके अंदर आते हैं। जब हम इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं, इससे फिर क्या क्या चीजें आती हैं, हम देखते हैं कि जब लोग साथ आ रहे हैं, लोग डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड हो रहे हैं, तो एक ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। जैसे हम एंगेजमेंट है लोगों की, लोग आ रहे हैं, तो ओपननेस, सब समझ पा रहे हैं लॉ में कैसे लॉ बनती है, क्या हो रहा है। जैसे आप देखो ना, न्यूज में सारी चीजें हमको इन्फॉर्म्ड होती है, ठीक है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस भी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट बनती है, लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, तो गवर्नमेंट में लोग, एक ओपननेस आ रही है, एक अकाउंटेबिलिटी आ रही है, जो भी मेंबर्स है सोसाइटी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो वो इंक्लूड हो रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में वो इंक्लूड हो रहे हैं। देखो, क्या पंचायती राज से, जैसे हमने एक बात करी रिजर्वेशन की, साथ साथ देखो, जब भी आप बात कर रहे हो, आप साथ में एग्जांपल्स दे सकते हो,
इवन जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस और उसकी इंप्लीमेंटेशन, एक तो हमने देखा पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो हमने चूज किए हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर दिखती है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम सभा में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या वहां से डिसीजन मेकिंग आ रही है लोगों के हाथ में? ठीक है ना, हाँ, उससे एक ओपननेस, उससे एक अकाउंटेबिलिटी आती है। अगर जैसे होता नहीं है कि गांव में कोई स्कीम चली है ना, मनरेगा की स्कीम थी, तो वो पंचायत की जो ग्राम सभा होगी वहां डिस्कस होगा कि भाई कौन कौन लोग इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है, कौन कौन बीपीएल फैमिलीज है, तो उससे ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी आती है। फर्दर अगर हम बात करें, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और फिर इससे क्या होता है, लोगों को विश्वास बढ़ता है सरकार के ऊपर, ठीक है, और फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका विश्वास बढ़ने लगता है तो लोग इंगेज होते हैं। अगर लोग इंगेज होते हैं सरकार के साथ तो ऑटोमेटिकली, जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक एथोस है कि लोग, है ना, सब साथ में आए, ठीक है। फर्दर इंक्लूसिव गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, इससे सोशल कोहेजन बढ़ती है। जैसे हम बात करें सोशल इंक्लूजन, सोशल कैपिटल, सोशल मोबिलिटी, ये सब आता है, लोग एक साथ आते हैं, सोसाइटी एज अ होल, तो हमारी सोशल कोहेजन, इससे क्या होता है, जो हमारी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी क्या है, हमारा अमीर और गरीब के बीच में भेद, या जैसे सोसाइटी कास्ट में डिवाइडेड है तो उससे इनइक्वालिटी हमने क्रिएट की हुई है। वैसे मेनली गरीब अमीर के बीच में हम देखते हैं, ठीक है, जो गैप है, तो एक स्टेबिलिटी आती है और उससे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी एड्रेस हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है, हम एक बात कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या है, मान लीजिए कोई स्कीम है, वो किसी इंसान को नहीं मिल पा रही, उसका वेलफेयर कि उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो क्या है, एक एक्सक्लूजन की तरह हो रहा है ना। अगर इनइक्वालिटी, अमीर गरीब के बीच में इनइक्वालिटी है, जैसे होता नहीं कि अमीरों को रिसोर्सेज है, कि उनके पास रिसोर्सेज है तो बेनिफिट्स भी उनको मिलने लग जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि सरकारी हॉस्पिटल में जब एक इंसान जा रहा है, कितना टाइम लग जाता है उसको अपना चेकअप कराने में, और कोई अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, उसके टाइम के हिसाब से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है कि कुछ बेनिफिट सबको मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या है, वो एक सोसाइटी के हिस्से को ही मिल रहे हैं, और जो दूसरा तबका है वो एक्सक्लूडेड है, उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर इंक्लूसिव गवर्नेंस होती है तो एक सोशल कोहेजन आता है और एक इंक्लूजन आता है, एक्सक्लूजन कम होता है। जितने भी मेंबर है सोसाइटी के, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो इससे कहीं ना कहीं एक कोहेजन आएगा, सब लोग एक साथ आएंगे, और इससे क्या होता है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आती है कि ये काम सिर्फ, नहीं तो ऐसा होता है कि ये तो सरकार का काम है, सड़क टूटी है, वही सरकार की गलती, सरकार ठीक करे। अब क्या होगा, वही सड़क टूटी है, हम कंप्लेंट करेंगे तब तो सरकार ठीक करेगी। सरकार को ऐसा थोड़ी है कि चहुमुखी आंखें उसके पास है, अब गड्ढा मेरे घर के सामने है, ठीक है, तो अगर सोशल कोहेजन है ना, उसको समझ रहे हैं, अगर मैं उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ और मैं कम्युनिटी की वेलबींग के लिए सोचता हूँ, गाड़ियां अगर धुआं कर रही तो हम कंप्लेंट करेंगे कि अरे सर देखो पोल्यूशन कंट्रोल क्या कर रहा है, गाड़ियां इतना धुआं कर रही है, कहीं गड्ढा है तो हम डायरेक्टली कंप्लेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब एस्पेक्ट्स अगर इंक्लूजन से जुड़ते हैं। फर्दर हम बात करें, जैसे प्रश्न क्या था कि सोशल इंक्लूजन, हमारा यहाँ प्रश्न, तो एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस, कि इंक्लूसिव गवर्नेंस कैसे आती है। अगर हम बात करें तो एक तो इंक्लूसिव गवर्नेंस, और दूसरा क्या, हाउ डज इट मेक्स द पॉलिटी मोर डेमोक्रेटिक। तो हमने समझा इंक्लूजन क्या है और उसके एस्पेक्ट्स, इसको हम समझेंगे, जैसे एसेंशियल कंपोनेंट क्यों है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, या डेमोक्रेसी क्यों इससे स्ट्रांग हो रही है। देखो जब हमने बात करा, इक्वालिटी आती है, ओपननेस आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, तो इससे क्या हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन कम हो रहा है, कोहेजन आ रही है, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनता है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, जिसमें लोग इंक्लूड है, लोग काम कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम बन रहा है, जो लोगों की डिमांड है वो फुलफिल होने लग जाती है, और इससे क्या होता है, हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा इंक्लूडेड फील करते हैं, फील क्या, हम पार्ट ले रहे हैं प्रोसेस के अंदर। तो अगर ये बात कही जाए कि इंक्लूसिव गवर्नेंस से डेमोक्रेसी कैसे इंप्रूव होती है ना, तो इसमें पार्टिसिपेशन सबसे पहले बढ़ती है। इंक्लूसिव गवर्नेंस की वजह से क्या होगा, जितने भी मेंबर्स है सोसाइटी के, है ना, इसमें चाहे वो मार्जिनलाइज्ड
वल्नरेबल ग्रुप्स होंगे, है ना, वो पार्टिसिपेट करने लगे। सरकार ने स्कीम बनाई, अब वो पार्टिसिपेट करने लग जाए। अब एक स्कीम है, वो कहेंगे हमने इसका पार्ट बनना है। नहीं तो देखो ग्राम सभा हो रही है, अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि इस ग्राम सभा के फायदे क्या है, वो नहीं आएगा। जैसे कई जगह पर क्या होता है, घर घर आ जाते हो, साइन करा देते हैं, और गांव में लोग साइन करते हैं, होगी होगी जी ग्राम सभा होगी, और पीछे से 2-3 लोग, है ना, मिलके डिसीजन ले लेते हैं और बताते ही नहीं, और बोलते हैं हमने तो जी ग्राम सभा में डिस्कस किया था। बहुत चीजें, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं गांव वालों से पूछा जाएगा अगर कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, इसलिए जो स्कीम्स आई है, सब डिस्कशंस गांव में, मनरेगा के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो देने हैं पहले गांव वालों से डिस्कस होते हैं। वही है कि अगर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है, डेमोक्रेसी अगर इंक्लूसिव होती है, लोग उसमें जुड़ने लगते हैं, तो कैसे वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा ना। जैसे गवर्नेंस इंक्लूसिव होने से डेमोक्रेसी कैसे बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं साथ में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो आते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गई, इंक्लूसिविटी इससे आने लग जाएगी, लोग ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने लगेंगे। तो सबसे पहले यहां पर पार्टिसिपेशन बढ़े। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इंक्लूसिव गवर्नेंस से क्या हो रहा है, लोगों को ये पता है कि काम कैसे होता है, तो वो चीजों को ज्यादा, गवर्नमेंट को ज्यादा आंसरेबल बनाने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, हम कैसे सरकार को आंसरेबल बना सकते हैं, आरटीआई से, ठीक है, या हम कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना, आप नंबर दिए हुए हैं, है ना, आप डायरेक्टली ग्रीवेंस रिड्रेसल हेल्पलाइंस पे, जैसे मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन है, आप डायरेक्टली कॉल करो, कंप्लेंट करो, कुछ भी, उससे ज्यादा आंसरेबल हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं, और ये कंट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपेरेंसी पब्लिक में लेके आ रहा है, सिटीजंस है उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सरकार कैसे काम करती है, और उससे सरकार क्या होगी, ज्यादा अकाउंटेबल होगी। ऐसे कहा जाता है, सरकार, है ना, गवर्नमेंट शुड वर्क इन ग्लास बाउल, लोगों को पता रहे कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो उनके वेलफेयर के लिए। और इससे फिर क्या होगा, जिसे हम बात कह रहे हैं ना कि इंक्लूसिव गवर्नेंस से डेमोक्रेसी क्यों इंप्रूव कर रही है, कैसे इंप्रूव कर रही है, कैसे वो ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है, कि असेस रिसोर्सेज की ये इंप्रूव होती है, लोगों को जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, जो भी मेंबर ऑफ सोसाइटी है, हाँ उनके पास एक इक्वल एक्सेस होनी चाहिए किन चीजों की, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट की है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली ये बढ़ने लग जाएगा, लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचने लगेंगे। आपको पता है अगर स्कीम क्या है, तो हाँ आप उसको डिमांड भी करोगे, आप डिमांड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इससे सोशल जस्टिस इंप्रूव होता है। ठीक है, सोशल जस्टिस कि लोगों को, है ना, जो एक तरीके से उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे, वो अगर मिलते हैं तो एक ओवरऑल सोशल जस्टिस इंप्रूव होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे हमारी डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है, तो रिसोर्सेज हमारे ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, एक एसेस लोगों तक पहुंच रही है। फिर लोगों की एम्पावरमेंट होती है। ठीक है, जब लोग पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो इससे क्या होता है ना, इन जनरल, अब ऐसा नहीं होता कि आप फील करते हो ठीक है भाई ये हमारे लिए चीज है, सरकार किसकी है, ऐसे ना, सरकार हमने बनाई है, ठीक है, इसको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो वही है कि पार्टिसिपेशन जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ रहा है, तो इंफॉर्मेशन जब लोगों के पास आ रही है, रिसोर्सेज उनको मिलने लग जाएंगे, अच्छे डिसीजन वो लेने लग जाएंगे, और जो गवर्नमेंट है ना, वो ज्यादा अकाउंटेबल हो रही है, इससे आपके ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनेगी, लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। फर्दर इंक्लूसिव गवर्नेंस से ना एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्विक होता है। मान लो लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस से क्या होगा, क्योंकि देखो ना, दो तबकों के बीच इश्यूज आते हैं, जैसे सोशल ग्रुप्स है ना, क्यों लड़ाइयां हो रही है, जैसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी, लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, दलित महादलित बनना चाह रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो ये जो हम वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है, लोगों के बीच हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीस की प्रमोशन भी इससे होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी हो, तो हम क्या कह रहे हैं, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस
है ना, जब लोग इंक्लूड होते हैं, जब वो एम्पावर होते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, उनके पास डिसीजन मेकिंग आती है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी क्विक होता है। ठीक है, और हाँ, इससे क्या डेमोक्रेसी बढ़ेगी, डेमोक्रेसी के जो एथोज है वो इंप्रूव करेंगे, है ना। डेमोक्रेसी में बेसिक एथोज है कि हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे हो, बात करके, डिस्कशन करके। गांधी जी क्या बात करते थे, है ना, नॉन वायलेंस की हेल्प से। फिर एक राइट्स की प्रोटेक्शन की बात होती है, इससे जितने भी मेंबर्स हैं जब वो एम्पावर हो रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट लोगों के हैं, ठीक है, क्या वो फिर प्रोटेक्ट होंगे, है ना। जो हम बात करते हैं आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, लेकिन क्या सच में लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं? नहीं। लेकिन जब नालसा आया, ठीक है ना, तो नालसा में क्या होता है, फ्री लीगल एड टू दी पुअर है, फ्री लीगल एड है इसके अंडर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इंडिविजुअल है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिस्टिट्यूट है, विमेन है, या ऐसे ट्रैफिक्ड लोग हैं, या जेल के अंदर लोग हैं, तो उन सब क्या, उन सब वो अगर चाहे तो इसके अंडर केस कर सकते हैं। इवन जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, नालसा के अंडर तो कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं, वो जाते हैं लोगों के पास और बोलते हैं कि आपका ये इस राइट का हनन हो रहा है, हम आपको हेल्प करेंगे, चलो PIL करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या है, तो उससे कहीं ना कहीं जो राइट्स की मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन होती है, रिगार्डलेस उनके सोशल स्टेटस। क्योंकि हम अभी क्या बात करें, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है ना, सब लोगों को इंक्लूड करना है गवर्नेंस के अंदर। और हाँ, इससे जो एम्पावरमेंट होती है, उससे एक सोशल स्टेटस चाहे जैसा मर्जी हो, उनके राइट्स, क्योंकि ये क्या है, ये ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन हमको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन में, और इससे जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, और ये वैल्यूज नेसेसरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और ये हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी या हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, है ना, ये भी हेल्प करेगा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि, तो अभी हमने समझा कि डेमोक्रेसी को कैसे, है ना, अगर इंक्लूसिव गवर्नेंस करे तो हमारी पॉलिटी या डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। तो इनिशिएटिव्स अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स क्या क्या चल रहा है, ये एग्जांपल्स की तरह देखो, ये इन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट हाँ, जब भी हम ये बात कर रहे थे कि गवर्नेंस को स्ट्रांग किया जा सकता है, उस टाइम पे साथ साथ में एग्जांपल्स यूज किए जा सकते, जैसे हमने देखा नालसा का हमने यूज किया, पंचायती राज का हमने यूज किया, ठीक है ना। तो जब भी कोई एक आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, साथ में एग्जांपल दे सकते हो, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, RTI एक्ट 2005, ये एक शिफ्ट की बात कर रहा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, RTI में क्या है, कैसे एक शिफ्ट आ रहा है, कैसे इंक्लूजन आ रही है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आपको गवर्नमेंट की बात ठीक नहीं लगे, आप डायरेक्टली जाओ और क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सरकार को, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, हमारे लिए हमने बनाई है। पैसा किसका लगता है, टैक्स पेयर का लगता है। तो इस बेसिस से चीजें शुरू हुई है कि पैसा टैक्स पेयर का है, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तो ऐसा होता है ना कि अब कितनी मशीन गन खरीदी, अब ये थोड़ी हम बताएंगे, ठीक है, बट इन जनरल भाई हेल्थ में कितना पैसा खर्च हुआ, वो तो लोगों को पता होना चाहिए। तो RTI से कहीं ना कहीं ओपननेस आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, ठीक है। आपकी जो भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन है, इज इट ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी, एक आम इंसान है वो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन लोगों से ले सकता है, जैसे ही वो पब्लिक स्क्रूटनी के सामने चीजें आ रही है, एक RTI एक मेजर टूल उसके लिए बन सकता है। तो हाँ, इसकी वजह से क्या गवर्नेंस इंक्लूसिव बनेगी, वही हम कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में इंसान आना चाहिए, वो एम्पावर्ड फील करना चाहिए, तो हाँ, इससे वो चीज हो रही है। फिर जैसे हम बात करें इंक्लूसिवनेस के लिए, ई गवर्नेंस क्या है ना, कि इंटरनेट का यूज, ICT का यूज, उससे बहुत सी सर्विस दी जा रही है, और उससे क्या होता है, जो एक इंसान की अपनी हम ये बात कहेंगे ना कि बीच में वो जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं होता कि जैसे करप्शन करनी है, तो करप्शन खत्म नहीं हो जाती, जैसे चीजें इंटरनेट बीच में आ गया है अब,
ठीक है। तो एक इंसान के हाथ में जो पावर थी वो खत्म हो गई, जो डिस्क्रिशन थी, डिस्क्रिशनरी पावर्स खत्म हो गई। तो ई गवर्नेंस कैसे इफेक्टिवली डिलीवर कर सकता है बेटर प्रोग्रामिंग और सर्विसेज को। जैसे हम कहें आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज हो रहा है, हम देख रहे हैं इसको, है ना। अब ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जैसे डायरेक्टली, है ना। प्रिया सॉफ्ट पंचायती राज के लिए प्रिया सॉफ्ट है, ई कोर्ट्स लग रहे हैं, हिमस्वैन है हमारा, ठीक है, कितने अच्छे से इंटीग्रेट करा है। तो ई गवर्नेंस कहीं ना कहीं सिटीजन को सर्विस डिलीवरी के लिए हेल्प करता है। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रही है ना, सर्विसेज डायरेक्टली ऑफर की जा रही है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है ना। कितनी सारी चीजें अब ऑनलाइन हमको मिल रही है, सारी सर्विसेज ना। बिजली का बिल भी पे करना ऑनलाइन करो, पानी का बिल आ रहा है ऑनलाइन पे करो, कोई कंप्लेंट करनी है ऑनलाइन करो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे प्रोग्राम्स है ई गवर्नेंस के अंडर, अगर आप देखो तो इसमें प्रगति है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और हाँ, इससे डेमोक्रेसी इंप्रूव हो रही है, इंक्लूजन आ रही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को अगर आप देखो, ठीक है, गांव गांव तक इंटरनेट बिछाना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। अब लोगों को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग इंटरनेट को यूज करें, उससे बेनिफिट्स ले। तो यहाँ पर ये MCA 21 है, स्पीड और सर्टेनिटी आपकी सर्विसेज की डिलीवरी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के अंडर है, तो वो यहाँ पर MCA 21 के अंडर आ रहा है। पासपोर्ट सेवा केंद्र है, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न है, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है, ई गवर्नेंस। क्या ई गवर्नेंस के प्रयोग से इंक्लूसिव गवर्नेंस हो रही है? क्या लोग सारे इंक्लूड होंगे? लोक मित्र केंद्र, ठीक है ना, यस, ई गवर्नेंस को हेल्प कर रहा है, यूज कर रहा है। जो भी हम सिलेबस में चीजें पढ़ते हैं ना, उनको यूज किया जा सकता है यहाँ पर। फर्दर, है ना, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये हमारा 2018 में लॉन्च हुआ था। जो भी लोगों की लाइफ है, अंडर डेवलप्ड एरिया जो कंट्री के है, एक टाइम बाउंड मैनर में उनको डेवलप करना है। नीति आयोग, ठीक है, जब नीति आयोग बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, एक, है ना, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं इसको। क्या बात करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 14 फाइनेंस कमीशन है, इसने स्टेट का डिविजिबल पूल में एक मेजर शिफ्ट लाया था। अभी तक ऐसा जैसे 32 से डायरेक्टली मतलब 42%, एक जो डिवोल्यूशन की बात करी थी। डिविजिबल पूल क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स है, टैक्स का डिवीजन, ठीक है। फिर स्टेट क्या है, अपने हिसाब से उसको खर्चेगी। नहीं तो क्या होता है कि सेंटर मान लो किसी स्कीम के स्पेसिफिक पैसा दे रहा और फिक्स्ड किसी चीज के लिए उसको यूज करे, टाइड फंड की जब हम बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, अनटाइड फंड। अनटाइड फंड क्या है कि स्टेट अपने हिसाब से उसको खर्चेगी। तो यहाँ पर जो डिविजिबल पूल था, जो पैसा था, टैक्स का जो डेवल्यूशन था, 32 से डायरेक्टली 42 कर दिया था 14 फाइनेंस कमीशन ने। अभी वो 41 हो गया, बट वही है कि है वो अराउंड 42 ही होता गया है, कि क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर है और नई स्टेट्स बनी है ना, और कुछ यूटीज बनी है, उस वजह से वो डिफरेंशिएशन आया था परसेंटेज। बाकी है ना, ये 2015 से 2020 के बीच में हुआ था। इससे क्या हो रहा है, सरकार को फ्रीडम मिल रही है, ये इनिशिएट कर सकती है नई स्कीम्स, जैसी स्टेट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस बढ़ रही है। एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, इसको गुड गवर्नेंस डे पर लॉन्च किया गया था। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कब आता है, 25 दिसंबर 2019। ऑब्जेक्टिव क्या है गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, ये देख रहा है कि क्वांटिफाइबल डाटा स्टेट से उठा रहे हैं, ठीक है, और फिर उस डाटा क्यों हेल्पफुल है, ये सारी स्टेट से, यूटी से हम डाटा उठा रहे हैं कि वहां पर गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और फिर उसको हम एक तरह से स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कैसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाई जाए। तो इसके लिए गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो होता है, थोड़ा थोड़ा वो भी आता है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, है ना, सेकंड है, तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर। फर्दर अगर हम देखेंगे इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट है इसको लिया था। गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते थे, गुड गवर्नेंस बार बार पूछ लेते हैं, ठीक है, ये जो बेसिक डायग्राम है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
कब आया था? 1992 में हमने ना गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया था। इन्होंने डेफिनेशन दी थी गुड गवर्नेंस की। ये क्या डिफाइन करते हैं गुड गवर्नेंस को? द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स फॉर इट्स डेवलपमेंट, एक एरिया को डेवलप करने के लिए। तो गुड गवर्नेंस के 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये क्या क्या है कि गुड गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए? कंसेंसस ओरिएंटेड, लोगों को सबको इंक्लूड करके। जैसे हम बात करते हैं ना जीएसटी काउंसिल, वो क्या है? कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग करती है जीएसटी काउंसिल, है ना। अकाउंटेबल बनाना, जो भी कुछ कर रहा है कोई इंसान, फिर उसको अकाउंट की, अगर जिसने कोई काम किया उसको अकाउंटेबल बनाना। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आंसर लिखो, है ना, अगर आप लिखते हो, है ना, तो फिर आप मेरे को दिखाओगे। अगर मैं पूछ रहा हूँ हाँ भाई, तो अकाउंटेबल कर रहा हूँ ना, ठीक है। या जैसे किसी को कोई काम दिया था, कितने टाइम में दिया था, अगर वो उतने टाइम में नहीं करेगा तो एक अथॉरिटी होगी उसके सिर पे। जैसे आप देखो आरटीआई आपने फाइल करी, अगर आरटीआई रिक्वायर्ड टाइम में नहीं आपको आंसर मिलता है तो आप आगे कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। सिटीजन चार्टर में लिखा होता है इतने टाइम में काम होगा, है ना, तो उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। रिस्पॉन्सिव, कि सरकार कैसी होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव, आपने कुछ कहा, आपने, आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट कोई काम करे, आपने कंप्लेंट करी, आपने ई डिस्ट्रिक्ट में उनको कुछ फाइल किया कि मेरे को कनेक्शन दे दो बिजली का, तो हम चाह रहे हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिव हो, और हम चाह रहे हैं इक्विटेबल हो, इंक्लूसिव हो, ठीक है, सबको इंक्लूड करके चले। इसके अलावा ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा एक रूल ऑफ लॉ को वो फॉलो करे, ठीक है। जैसे हमारा हम बात करते हैं कि द गवर्नमेंट शुड बी बाय द लॉ नॉट बाय द पर्सन। एक इंडिविजुअल जैसा सोचता है वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा लॉ में कहा है, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स का क्या काम है? जैसा लॉ में लिखा है आपने उसको फॉलो करना है, आप अपने दिल की नहीं चला सकते। तो मुझे ऐसा लगता है वैसा होना चाहिए, और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेशन करें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है जो हम गुड गवर्नेंस के अंडर देखते हैं। और क्या इन सब एस्पेक्ट से इंक्लूसिव गवर्नेंस बनेगी? ठीक है, तो भाई कि सरकार को कैसे इंक्लूसिव किया जाए, और दूसरा एस्पेक्ट क्या था कि पॉलिटी को ज्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, ऐसा करने से। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस कैसे पॉलिटी को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है। तो ये मेजर थीम थे जिनको एड्रेस किया जा सकता है।